नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोयम 5 फादर टू सन। तो देखिए, इस पोयम के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन आंसर तो समाप्त हो गए हैं, अब बचता है केवल सेंट्रल आइडिया, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम और फादर टू सन, या सीधा लिख देते हैं, राइट डाउन करिए आप, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फादर टू सन। तो सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाव, यानी इस पोयम के द्वारा कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस पोयम का एक प्रकार से सारांश यही कहलाता है सेंट्रल आइडिया। तो देखिए, इस पोयम में क्या क्या बताया गया है। तो हमने आपको बताया था कि पोयम में बताया गया है कि कैसे आज के वर्तमान समय में पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होते हैं, वो तनावपूर्ण होते हैं, बिल्कुल विषम होते हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जनरेशन गैप के कारण ऐसा होता है। तो इस पोयम में जनरेशन गैप को ही जिम्मेदार बताया गया है कि जनरेशन गैप पर ही जोर दिया गया है कि इसी के कारण पिता और पुत्र के बीच अच्छी नहीं बनती है। और बताया गया है कि कैसे एक पिता अपने बेटे को नहीं समझ पाता है, उसकी विफलता बताई गई है। और जब वो विफल हो जाता है तो कितना दुखी होता है, कितना लाचार हो जाता है, ये सब जो है इस पोयम में बताया गया है। तो देखिए, बिल्कुल यही हम सेंट्रल आइडिया में लिखने वाले हैं कि जो पोयम फादर टू सन है, ये वर्तमान समय में एक पिता और उसके बेटे के बीच विषम संबंध का वर्णन करती है। और पोयम जो है पिता और पुत्र के बीच जनरेशन गैप पर जोर देती है और अपने बच्चों को समझने में विफल होने पर पिता की पीड़ा एवं लाचारी को भी व्यक्त करती है। तो देखिए, यहाँ जो सेंट्रल आइडिया बताया गया है, भले ही ये 3 लाइनों का है, लेकिन ये पूरा उसका सारांश है इस पोयम का। तो देख लेते हैं ये 3 लाइनें, फिर हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन यदि हम देखें तो इसमें केवल एक शब्द आपको विषम के लिए याद रखना होगा, स्क्यूड कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, SKEWED, स्क्यूड का मतलब होता है विषम, टेढ़ा या तिरछा होता है। और वर्णन करना तो आप जानते हैं, डिस्क्राइब होता है। और संबंध को रिलेशनशिप कहते हैं, और बिटवीन यानी के बीच होता है। और फिर यहाँ पे वर्तमान को प्रेजेंट कहते हैं, टाइम यानी समय होता है। और फिर पिता को फादर कहते हैं, सन यानी बेटा होता है। तो पहली लाइन में तो कोई ऐसे वर्ड है ही नहीं जो प्रॉब्लम वाले हों। फिर आगे देख लेते हैं दूसरी लाइन क्या है। तो पोयम जो है पिता और पुत्र के बीच, पिता यानी फादर, सन हो जाएगा, बिटवीन यानी के बीच, जनरेशन गैप इंग्लिश वर्ड लिख दिया है। और उस पे जोर देना, देखिए यहाँ पे जरूर आप ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज पर जोर देना एम्फेसिस कहलाता है। तो क्रिया जो होती है एम्फेसिस, आप ध्यान रखेंगे, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। तो यहाँ पे एम्फेसिस हो जाएगा जोर देना के लिए जो वर्ड है। और प्रेजेंट सिंपल होगा तो ES और जोड़ देंगे, तो एम्फेसिस एस हो जाएगा, यानी किसी भी चीज पर जोर देती है। तो 2 वर्ड हो गए, एक तो स्क्यूड हो गया विषम के लिए, एक तो एम्फेसिस हो गया। फिर आगे देखिए, और अपने बच्चे को समझने में अंडरस्टैंड होता है, टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए, विफल होने पर, विफल होना यानी फेल होना होता है। तो ध्यान रखना, इन फेलिंग का मतलब होता है विफल होने पर। तो इन फेलिंग, ध्यान रखना, इन फेलिंग का मतलब होता है विफल होने पर। और फिर पिता को फादर लिखेंगे, की यानी अपोस्ट्रोफी एस। और पीड़ा या दर्द पेन होता है, आपको पता होगा कि PAIN होता है, पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। और लाचारी के लिए आप क्वेश्चनों में वर्ड पढ़ चुके हैं, हेल्पलेसनेस, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं, हेल्पलेसनेस होती है लाचारी। और व्यक्त करना को ध्यान रखना, एक्सप्रेस कहते हैं व्यक्त करना। तो एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना होता है। और प्रेजेंट सिंपल होगा तो ES और जोड़ देंगे, तो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना होता। तो कितने वर्ड यहाँ पे आपको मिले हैं, एक तो स्क्यूड मिला विषम के लिए, एम्फेसिस मिला जोर देना के लिए, और फिर इन फेलिंग यानी विफल होने पर हो जाएगा। और फिर पेन यानी पीड़ा, और लाचारी को हमने बता दिया हेल्पलेसनेस, ध्यान रखेंगे। और एक्सप्रेस करना यानी कि व्यक्त करना। तो यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
तो देखिए फिर पहली लाइन यदि हम देखें तो पोयम फादर टू सन, जो यहाँ पे पोयम है तो द पोयम फादर टू सन लिखेंगे। और फिर देखिए वर्णन करती है, किसी भी चीज का वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। प्रेजेंट सिंपल बना रहे हैं तो डिस्क्राइब में एस जोड़ के डिस्क्राइब्स करती है। फिर विषम संबंध यानी यहाँ द स्क्यूड रिलेशनशिप, द स्क्यूड रिलेशनशिप का। और फिर बिटवीन यानी कि के बीच, आ फादर एक पिता एंड हिज सन और उसका बेटा, तो यहाँ पे आ फादर एंड हिज सन हो जाएगा। और फिर वर्तमान समय में यानी कि इन लगाएंगे, यानी में प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय होता है। तो यहाँ पे पोयम, द पोयम फादर टू सन डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है द स्क्यूड रिलेशनशिप का बिटवीन के बीच आ फादर एंड हिज सन और इन द प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में। फिर आगे देखिए द पोयम, जो पोयम है द पोयम इम्फेसिस यानी कि जोर देती है, द पोयम इम्फेसिस यानी जोर देती है द जनरेशन गैप, जनरेशन गैप पे जोर देती है। बिटवीन यानी कि के बीच होता है तो बिटवीन यानी के बीच। और फिर किन के बीच, पिता और पुत्र। देखिए शुरुआत में जब पिता और पुत्र को बता रहे हैं तो आप फादर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब द फादर एंड द सन लिखेंगे। तो द पोयम इम्फेसिस द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन लिख देंगे। फिर आगे देखिए और यानी कि हो जाएगा एंड, तो एंड। और फिर देखिए ये पूरा वाक्य फिर प्रेजेंट सिंपल का है तो एंड एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है, ईएस जोड़ के एक्सप्रेस व्यक्त करती है। और फिर किस चीज को व्यक्त करती है ये पूरी चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पिता की पीड़ा यानी कि द फादर अपोस्ट्रोफी पेन यानी कि पीड़ा एंड हेल्पलेसनेस और लाचारी को व्यक्त करती है। और फिर इन फीलिंग यानी कि विफल होने पर, इन फीलिंग यानी कि विफल होने पर, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, और हिज चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे को। देखिए यहाँ बच्चे को चिल्ड्रन मत लिखना क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है तो हिज चाइल्ड हो जाएगा। तो एंड एक्सप्रेस और व्यक्त करती है। और फिर द फादर अपोस्ट्रोफी पेन एंड हेल्पलेसनेस और फिर इन फीलिंग यानी विफल होने पर टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो द पोयम फादर टू सन और डिस्क्राइब्स वर्णन करती है द स्क्यूड रिलेशनशिप का बिटवीन के बीच आ फादर एंड हिज सन इन द प्रेजेंट टाइम। द पोयम एम्फेसिस द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन एंड एक्सप्रेसेस द फादर अपोस्ट्रोफी पेन एंड हेल्पलेसनेस इन फेलिंग टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से, ये सेंट्रल आइडिया 3 लाइन का हमने बताया, हिंदी में 3 लाइनें हैं लेकिन अंग्रेजी में आप देख रहे हैं ना 5 लाइनें बन चुकी हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये छोटा सा है, इसको लिखने पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।